स्टूडेंट्स, 6th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 14 पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, जल। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने बहुत सारे वो चीज़ देखी कि जल हमने कहाँ से प्राप्त किया, कौन कौन से स्रोत हैं जल को। फिर हमने ये भी देखा कि जल जो है वो किस तरह उपयोग में आता है। उसके बाद में हमने देखा कि जल चक्र में हम लोग ये देख रहे थे कि किन किन रूपों में बदलते हुए किन किन उपयोगों द्वारा जल जो है वो पुनः सागर महासागरों में और भूमिगत जल में ही मिल जाता है बारिश के द्वारा। किस तरह से जलवाष्प के द्वारा बादल बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं पौधों द्वारा जल की क्षति। पौधों के द्वारा भी मैंने ये कहा था जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, तो उसी को देखेंगे कैसे होती है। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए हमें जिस हिसाब से जल की आवश्यकता होती है अपने नित्य कार्यों के लिए, बहुत सारे और कामों के लिए भी, वैसे ही पौधों के लिए भी जल जो है वो एक आवश्यक तत्व है। पौधों को भी अपनी वृद्धि और विकास के लिए जो है वो जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन ये होता है कि जब सूर्य की तेज़ गर्मी पड़ती है तो पौधे के पत्ते के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम लोग रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, उनके द्वारा ये जल जो है वो जल वाष्प के रूप में पौधे की बॉडी से बाहर जाता है, पौधे के शरीर से बाहर जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है। ये प्रक्रम बाष्पोत्सर्जन है। तो जो अतिरिक्त जल जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसको पौधे काम में लेने के पश्चात में जो शेष बच जाता है बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के बाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। आगे देखेंगे कि जल जो है वो जलवाष्प के रूप में बदलते हुए वापस पुनः जल में किस तरह परिवर्तित होता है और हमें प्राप्त होता है। उससे पहले देखते हैं बूझो क्या कह रहा है। बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है ना। बूझो क्वांटिटी नाप रहा है जल की जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि होती है। उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर होती है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। देखो आप कितना जल जो है वो पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जित किया जाता है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती होगी? बहुत बड़ी मात्रा में जल की क्षति होती है, इस हिसाब से जैसे वो जो बता रहा आपने देखा। अब देखिए बादल कैसे बनते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सूर्य की तेज गर्मी से जल जो है वाष्प के रूप में बदल जाता है और ये वायु का हिस्सा बन जाता है। तो देखेंगे बादल कैसे बनेंगे इस जलवाष्प से आगे। जल से आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए चित्र 14.6 के अनुसार। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती है? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। देखिए आपको पता है कि वाष्प द्वारा जब जल उड़ता है तो वो वायु में घुलता है और ऐसी हवाएं जो है अपने साथ जलवाष्प को लेकर उड़ती है ना। जो जलवाष्प हवा में घुल जाती है, हवाएं उनको उस जलवाष्प को अपने साथ वहन करके ही आगे चलती है। जब आप किसी गिलास में बर्फ़ डालोगे तो गिलास की बाहरी सतह बहुत ठंडी हो जाती है और जलवाष्प जब किसी भी ठंडी सतह के संपर्क में आएगी तो वह पुनः संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाएगी। तो बर्फ़ डालने से गिलास की जो बाहरी सतह थी वो बहुत ठंडी थी। जब इसके निकट से हवा गुजरी होगी तो वह ठंडी सतह से टकराकर उसके अंदर जो जलवाष्प थी वो संघनन द्वारा जल में बदल गई और इसीलिए गिलास की सतह पर ये जल की बूंदें दिख रही है। आगे देखते हैं। जलवाष्प
गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में भी देखा था। ये देखिए आप, बाहर जो है ना, गिलास के बाहर जल की बूंदें दिख रही है आपको इस तरह से डॉट डॉट, ये संघनन द्वारा ही है ना। अब देखिए, पहेली ने सर्दियों में प्रातः काल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों पर पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंद देखी है? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होते देखा है? जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपको पता है संघनन द्वारा ही जलवाष्प जो है पुनः जल में बदल सकती है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें हम जलकणिका कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है। यही छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो देखा आपने, बादल क्या है? बादल जो हैं जलवाष्प का ही रूप है। जलवाष्प ही हमको जो है वो संघनित होने के पश्चात जब छोटी बूंदों में बदलती है तो बादलों के रूप में दिखाई देती है। चित्र 14.7 देखेंगे। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है ना। ये जब बूंदें आपस में जुड़ती हैं तो भारी हो जाती हैं, है ना। और भारी होने के पश्चात ये हवा इनको रोक नहीं पाती और संघनित तो हो ही जाती है पहले। ये जब भारी बन जाएगी जल की बूंद तो हवा में रुक नहीं पाएगी और वो पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। ये देखिए बादल। अब सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा। यह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं, क्योंकि हवा में रुक नहीं पाती। वो भारी होने के कारण कुछ ग्रेविटेशन भी लगता है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। ओले या हिम के रूप में कब गिरती है बच्चों? ये कि मान लीजिए जलवाष्प जो है, जलवाष्प हवा के साथ ऊपर उठी और ऊपर का टेम्परेचर एकदम कम रहता है, तो ये बूंदें संघनित होकर के जल में बदलने की अपेक्षा ऊर्ध्वपातन द्वारा सीधे ही बर्फ कणों में बदल जाती हैं। ठीक है, और इसलिए ओले गिरते हैं या फिर हिम बारिश होती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। तो ये आपका जल चक्र था कि कैसे कैसे उपयोग लिया किस किस ने, फिर किस किस रूप में बदला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जल चक्र देखा बच्चों। बादल कैसे बने, इसमें कई प्रश्न हो गए आपके, है ना। बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, ये सारे आपको करने हैं। बादलों के बनने का प्रक्रम, ठीक है। बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, जल का संघनन कैसे होता है, यानी वर्षा कैसे होती है, सारे प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल के वीडियो से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।